नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की। जी हां, राजनीतिक बिगुल बज चुका है और जिस तरीके से पार्टी दर पार्टी अपनी सीटों का डिक्लेयर कर रहे हैं, जिस तरीके से कैंडिडेट उतार रहे हैं, उस सब के मायने क्या हैं? आखिर दिल्ली के अंदर सीट दर सीट, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें और इसमें सीट दर सीट आखिर इसका पूरी राजनीति का गणित क्या है, इस सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर संजय गौतम साहब यहाँ पर मौजूद हैं। वो आपको बताएंगे कि राजनीतिक गणित आखिर क्या बनने जा रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव पर। इसी बात को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से, जो कि सुरक्षित सीट मानी जाती है। और यहां से अभी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, पद्मश्री हैं, वो सूफी गायक हैं, वो यहां से हंसराज हंस यहां से मौजूदा सांसद हैं। पिछली बार बहुत अच्छे मतों से वो जीते थे, लेकिन इस बार उन पर भी कुछ संशय के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि एक फैक्टर ये भी है कि वो ओवर एज हैं। तो इसी सब पर हमारे साथ जो जानकारी देने के लिए मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर संजय गौतम साहब। संजय गौतम जी, किस तरीके की इक्वेशंस हैं इस उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट पर? दिल्ली की एकमात्र सीट है उत्तर पश्चिम जो एससी रिजर्व है। इसका भी जो स्वरूप है वो 2009 के अंदर अस्तित्व में आया। पहले यहाँ पर कांग्रेस की कृष्णा तीरथ जी सांसद थी, फिर 2014 में उदित राज जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने, और फिर 2019 के अंदर हंसराज जी यहाँ से सांसद बने। तब कृष्णा तीरथ जी 2014 में उन्होंने हराया और 2019 के अंदर उन्होंने गगन सिंह को हराकर और फिर हंसराज जी यहाँ पर से सांसद बने। उदित राज जी अब कांग्रेस के अंदर चले गए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हर बार हर लोकसभा की सीट के नीचे 10 विधानसभा सीटें हैं। एकमात्र सीट ऐसी है रोहिणी की, जो विजेंद्र गुप्ता यहाँ से विजयी हुए हैं, जो 2015 में ही विजयी हुए थे। और बाकी जो 9 सीटें हैं वो आम आदमी और पार्टी के लगातार पास है। जीतते रहे विजेंद्र गुप्ता। हाँ, वो पहले केजरीवाल की बार लहर में भी जीते हैं, दोनों बार वही एकमात्र निगम पार्षद हैं जो दिल्ली शहर है विधायक हैं। उसके विधायक हैं। हाँ। तो और उसके बाद यहाँ पर लगभग 43 सीटें हैं। मोस्ट पॉपुलेटेड जो लोकसभा उसमें से एक है, 43 हैं। इसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ पर 14 हैं, आम आदमी के पास 28 है और कांग्रेस के पास एक निगम की सीट है। इसके अंदर 3 सीटें ऐसी हैं जिस इसके पूरी सीट के अंदर लगभग 8%, 7.5 पौने 8 के करीब हैं मुस्लिम बहुल है, और बाकी 93-92% जो है वो हिंदू हैं इस क्षेत्र के अंदर। भारतीय जनता पार्टी को बनिया बाहुल्य इलाका है ये। मैं वही करनाल और ये जो सीट है, इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा लोग हरियाणा के लोग यहाँ पर रहते हैं। जी जी। हरियाणा के जो सबसे टॉप के लोग हैं वो इस पूरे क्षेत्र में रहते हैं अपने अपने आर्थिक अनुसार से। और जो ये रोहिणी का एरिया है, प्रशांत विहार है, रिठाला है, और ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर हरियाणा का जो सम्राट व्यापारी वर्ग है वो यहाँ रहता है। नरेला के अंदर आड़तीय भी रहते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी मंडी भी है नरेला के अंदर। और पूरी दिल्ली के अंदर केवल 2 ही सीटें हैं, एक उत्तर पश्चिम और एक पश्चिम, जहाँ पर खेती होती है। बाकी अब दिल्ली के अंदर कहीं किसान नहीं है। यहाँ पर अभी बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर खेती होती है। हंसराज हंस जी 2019 का चुनाव लगभग 61% वोट मिला था उन्हें, और पूरी दिल्ली में लगभग सबसे ज्यादा वोटों से विजयी हुए थे। 61% वोट मिला था उन्हें। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो सीट है इसका गणित अब क्या कर सकता है। अगर 100 में से 61 वोट बीजेपी को मिले तो सामने वाले लोग क्या कर लेंगे, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सब मिलकर भी इकट्ठे हो जाएं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कोई हिला नहीं सकता, जैसा अब तक का आकलन है। और इसके अंदर दो सीटें ऐसी हैं। एक सीट है इसके अंदर मंगोलपुरी, बवाना और सुल्तानपुरी और बवाना ऐसी हैं। और जो मंगोलपुरी है उसके अंदर भी ऐसी बहुतायत में पाए जाते हैं। वो थोड़ा जेजे क्लस्टर टाइप का एरिया है। नरेला का जो एरिया है, रिठाला का जो एरिया है, जो मुंडका का एरिया है, वहां पर बड़े बड़े किसान भी रहते हैं। और वहां पर जो उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग आए हुए हैं वो भी यहाँ पर काफी बहुतायत मात्रा के अंदर रहते हैं। इसका तो ये एकमात्र जो भौगोलिक स्थिति है और जो यहाँ का वोटर है उसके बारे में है। रोहिणी का जो क्षेत्र है वो मिडिल क्लास लोगों का क्षेत्र है, वहाँ पे सोसाइटी का एरिया है, और जो 6, 7, 8, 15 है, ये सारे एरिया के अंदर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग यहाँ रहते हैं। ये इसका
लेकिन वो इस बार जो हंसराज हंस है उनकी उम्मीदवारी को लेकर काफी संशय व्यक्त किया जा रहा है, ये ऐसा क्या है? भारतीय जन बीजेपी जो है वो लगातार प्रयोग करती है राजनीति में। जी। तो पहले वो उदित राज को लेके आए, लेकिन आज वो उदित राज ही भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन है। जी। आप देखते होंगे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने आपको लगातार लगता है बीजेपी को, बीजेपी की ये गलती थी उदित राज बिल्कुल जैसे आदमी बीजेपी को की लाना गलती थी। और खड़ा करना? जब जब मोदी जी का डंका बज रहा है जी। और मोदी जी का जय जयकार हो रही है और मोदी जी का नाम चल रहा है, तो बीजेपी अपने कार्यकर्ता को क्यों नहीं चुनाव लड़वाती? जी। वो बाहर से क्यों लेके आती है? उदित राज को लेके आए, जी। बाद में वही उनके लिए सबसे बड़े दुश्मन बने। जी। अब हंसराज हंसी को लेके आए, वो एक महान सूफी गायक हैं जी। और पद्मश्री उनको मिला हुआ है। जी। बेहद अच्छे सज्जन पुरुष हैं जी। और भगवान के साथ उनका जो है सीधा कनेक्शन है, जी। लेकिन वो राजनीतिक नहीं है। जी। तो राजनीति के अंदर जो कार्यकर्ता है, उनके साथ उनका अटैचमेंट नहीं है। जी। इसीलिए जो है अब उनकी सीट जा रही है। तो बीजेपी को जब ये समझना चाहिए कि जब हम सब तरफ जीत रहे हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी क्यों नहीं लड़ाती? जी। अब यहाँ और से संभावित उम्मीदवार कौन हो सकता है? जब अगर हंसराज हंस यहाँ से चले गए तो उनके अगर बाद हंसराज किसको हंस उतारें? यहाँ से जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर जो है एक तो दुष्यंत गौतम है, जी। जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं जी। और 3-3 प्रदेशों के प्रभारी हैं और पहले दिल्ली के अंदर निगम पार्षद भी रह चुके हैं। जी। वो एक अपनी यहाँ पे उम्मीदवारी दे रहे हैं बीजेपी की तरफ से। एक यहाँ पर योगेंद्र चंदोलिया जी हैं, जी। जो पहले स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे, मेयर भी रहे, 3 बार निगम पार्षद रहे, युवा मोर्चे के अध्यक्ष रहे। जी। योगेंद्र दिल्ली के चंदोलिया हैं, अंदर बड़ा चेहरा दिल्ली के है। अंदर एक बड़ा चेहरा है। पहले करोल बाग से वो 3 बार निगम पार्षद रहे हैं। जी। एक योगेश अत्री जी हैं, जी। वो यहाँ से पहले एक बार विधायक का चुनाव लड़े थे। जी। वो भी यहाँ पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उनका भी एक इसके अंदर सीरियस नाम है। जी। एक यहाँ पर एक युवा आदमी है। लेकिन अत्रे तो ऐसी सीट से मुझे लगता है कि वो जाट लॉबी से आते हैं अत्रे तो। नहीं, वो योगेश अत्री जो हैं वो भी यहाँ पर अच्छा, ठीक है, उम्मीदवार हैं। ठीक है। उसका वो मंगोलपुरी से एक बारी लड़े जी, थे जब जी, वो सीट रिजर्व होती जी, थी, जी। तो वो भी यहाँ से चुनाव लड़े थे। वो उनसे ये गणित है और ये जो सीट है ये आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है। जी। पिछली बार गोगन सिंह यहाँ से चुनाव आ रहे थे, इस बार आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के पास चली गई है। कांग्रेस से पिछली बार राजेश लिलोटिया लड़े थे, वो जो पहले भी 3 बार विधायक रह चुके हैं, जी। वो बुरी तरह हारे थे। तो इस बार अभी तक कांग्रेस के पास से भी कोई ऐसा चेहरा नहीं है। आम आदमी पार्टी तो जब लड़ ही नहीं रही है, जी। सीट ही उन्होंने कांग्रेस को दे दी है। जी। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या गणित होगा। जब पिछली बार राम मंदिर नहीं था तब 61% वोट मिले थे, जी। अब राम मंदिर आने के बाद तो क्या होगा, ये तो महादेव ही जानते हैं। मतलब आपका कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है सीट दोबारा? बिल्कुल जा रही है। जी। जब अभी तक के जितने भी आकलन हुए हैं, जितने भी लोगों ने इसका सर्वे किया है, उसके अंदर ये सीट बीजेपी की क्योंकि खाते में एक कारण जाती इसका है। ये भी हो सकता है कि जो कांग्रेस है वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है किसको लड़ाया जाए। पिछली बार राजेश लिलोटिया शायद यहाँ से लड़े थे। कांग्रेस तो डिसाइड करना चाहती है, लेकिन बलि का बकरा बनने के लिए कोई तैयार हो जभी तो। जी, जी। बहुत महत्वपूर्ण। जी, जी। जब पिछली बार ही कांग्रेस को लगभग मेरे ख्याल से 17% मत मिला था, तो ये इस समय बलि का बकरा बनने के लिए कोई ये तैयार ही नहीं हो रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस जब जिस वक्त ये मान रही है कि उसका अभी वजूद दिल्ली के अंदर नहीं है, तो उस टाइम बलि का बकरा आखिर बनाया किसको जाए? क्योंकि हार का स्वाद है वो कोई नहीं चखना चाहता, बहुत कड़वा है। तो कांग्रेस के पास अभी तक कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस अभी तक संशय में पड़ी हुई है, ये भी बड़ी बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस सीट पर और क्या कर सकती है? आम आदमी पार्टी सीट के ऊपर सॉरी, भारतीय जनता पार्टी और क्या कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी को तो अब ये फैसला करना है। इससे ज्यादा जो चिंता है वो बीजेपी को है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाएं या बाहर से किसी सेलिब्रिटी को लड़ाएं। ये जो फैसला है ये बीजेपी को करना है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता तो इस समय पे मोदी जी के सपोर्ट में बुरी तरीके से ललायत है, बस मोदी जी को 400 पार पहुंचाना है। ये बात आखिर हर सीट पर दिखाई दे रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में जो कैडर है, उसी के कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत सारी आप समझिए दिन रात वो लगे रहते हैं पार्टी के ही इवेंट्स के अंदर, तो इवेंट को सफल बनाने के लिए। तो आखिर उनको टिकट क्यों नहीं दिया जाता? जब टिकट बांटने की बारी आती है तो बार-बार कई बार ऐसा देखने में आया कई सीटों पर कि मोदी जी या जो टीम है वो किसी और बाहरी कैंडिडेट को उतार देते हैं, जिस तरीके से पिछली बार हंसराज हंस को भी उतारा गया था। तो ये जो पूरा इक्वेशन है उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट का,
तो ये अब ये भी माहौल यहाँ पर गर्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। जो उनका एक संगठन है, वो लगातार काम कर रहा है और आने वाले समय में पता चलेगा कि किसको यहाँ से टिकट मिलता है और कौन विजयी होता है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।